स्वागत है आप सभी का द शिक्षा कैपिटल पे। आपका आज जो है हमारा टॉपिक है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में संपूर्ण रचनाकारों पे हम आपको एक ट्रिक के माध्यम से, गानों के माध्यम से आपको लगेगा कि क्या अद्भुत रचनाकारों पे मैंने गाना, आप गाना सुनेंगे आपको बस याद हो जाएगा। भरोसा करें, संपूर्ण द्विवेदी युग पढ़ें। ठीक है, इससे पहले भारतन युग की क्लास मैंने ली है। ठीक है, भारतन युग में भारतन हरिश्चंद्र जितने भी रचनाकार हैं सब पे कोई ना कोई एक अच्छी सी ट्रिक बना के आपके सामने पेश किया है ताकि आपको बेहतरीन तरीके से याद हो जाए। यूजीसी नेट के बच्चे खास में ध्यान रखें कि रचनाकारों को खूब अच्छी तरीके से याद करें। अब भर भर के पूछा जाने लगा है। तो आज का टॉपिक तो हमारा क्या है? द्विवेदी युग। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है भैया? द्विवेदी युग। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके हैं? भारतन युग को हम संपूर्ण भारतन युग, उनकी पंक्तियों को भी और रचनाकारों को भी बाकायदा गानों में। भारतन हरिश्चंद्र पे तो मैंने आल्हा बनाया है, आल्हा से जो तर्ज होता है आल्हा का, उस पे मैंने जो बनाया है उसको जाके देखना। समझ में ना आए पैसे वापस, पर पैसे पहले जमा करने पड़ेंगे। आज के टॉपिक हमारा क्या है? द्विवेदी युग। बढ़िया। और एक आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनका JRF हो चुका है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं, और जिनका नहीं हुआ है उनको डबल धन्यवाद के पात्र हैं क्योंकि उनका अब हो जाएगा। ठीक है, इस बार आपकी बारी है, आपका एग्जाम आपके हाथ में है। बस थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, इत्तू सी मेहनत करो, आप सबसे आगे होंगे। ठीक है, इत्तू सी मेहनत आपको करनी है। चलो आते हैं, देखते हैं। तो द्विवेदी युग का समय क्या है भैया लोग? द्विवेदी युग का समय क्या है? देखो 1900 से 1918 समय। अभी अभी ये तो ट्रेलर है, अभी देखो मैं आपको गाना सुनाऊंगा, चाहे वो मैथिली शरण गुप्त हो, चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हो, चाहे नागार्जुन, क्या नाम है उनको, श्रीधर पाठक हो, रामनेश त्रिपाठी हो। ऐसे ही आपको एक एक गाना याद, गाने सुनोगे कहोगे सब याद है। सर अब रहने दो पढ़ाने के लिए, रुको रुको, थोड़ा सा शुरुआत थी बस। तो द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पे हुआ भैया? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर हुआ। अच्छी बात है भैया, उनके नाम पर हुआ, तो आगे बढ़ लेते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्विवेदी युग का जो काल निर्धारण किया है वो समय क्या है? 1893 से 1918 ईस्वी तक करते हुए उन्होंने कहा कि इसका नाम नई धारा द्वितीय उत्थान के अंतर्गत इसको रखा है, द्विवेदी युग को। ठीक है, नई धारा प्रथम उत्थान, भारतीय युग नई धारा द्वितीय उत्थान, द्विवेदी युग के अंतर्गत रखा है। तुरंत आते हैं डॉक्टर नगेंद्र, वो कहते हैं द्विवेदी युग को क्या? जागरण सुधार काल। जागरण सुधार काल किसने दिया था? नगेंद्र ने दिया था। किसने दिया था? अब आपको पता है कि नाग एक बार किसी को काट खाए ना तो जिंदगी में सुधर पाएगा, और ना तो वो हो सके तो वो जागेगा ही नहीं दोबारा। तो जागरण सुधार काल किसने दिया है? नगेंद्र ने। चलो आगे बढ़ते हैं। 1893 में इंपॉर्टेंट है, देखो 1893 में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और यहाँ पे शिव कुमार सिंह के संयुक्त प्रयासों से काशी में नागरी प्रचारी सभा की स्थापना हुई। सन 1899 में इंडियन प्रेस की स्थापना भी की गई थी। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि काशी नागरी प्रचारी जो सभा की स्थापना हुई थी उसमें कौन कौन था? श्याम सुंदर दास थे, राम नारायण मिश्र थे, शिव कुमार सिंह थे। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से, याद रखना, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन से वर्ष द्विवेदी युग का आरंभ स्वीकार किया जाता है। सरस्वती पत्रिका जो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने शुरू किया था तो वो 1903 में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो थोड़ी सी आगे बात देखते हैं कि नागरी प्रचारी सभा की प्रेरणा से इंडियन प्रेस प्रयाग द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ। ठीक, इसके प्रथम संपादक थे बाबू श्याम सुंदर दास थे सबसे पहले। देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट है सरस्वती पत्रिका के बारे में। ठीक है, ये हुए पत्रिका के प्रकाशन 1900, देखो इसके क्या नाम, इंडियन प्रेस से प्रयाग द्वारा सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन 1900 ईस्वी में आरंभ हुआ। इसके प्रथम संपादक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास। इसके संस्थापक कौन थे? चिंतामणि घोष। ठीक है, अब इसके बाद हम कह सकते हैं अच्छे खासे संपादक कौन बने हैं? वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। 1903 से इनका चलता है 1919 तक चलता है, जो 1918 तक चलता है। ठीक है, तो यही इसीलिए वो चलता है। सरस्वती पत्रिका के महत्व को रेखांकित करते हुए इसे 20वीं शताब्दी के
आरंभिक चरण का विश्वकोश भी कहा गया है, क्योंकि द्विवेदी युग में भाषा पे बहुत अच्छा काम किया गया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे रचनाकार थे कि या हम संपादक कह सकते हैं, संपादक थे कि उनके यहाँ लोग अपनी रचना ले जाने में भी हिचकिचाते थे, डरते थे, इतना प्रकोप था उनका। क्यों? क्योंकि उनकी एक खास बात थी कि अगर किसी रचनाकार में किसी कविता में कोई गलती नजर आ गई ना बेटा, तो बड़ा बड़ा पेपर में छापते थे, ले ये देख लो, ये आए रचनाकार, ये अंक की बिंदी न लगाई नहीं, ठीक है। इतनी भर भर के बेइज्जती करते थे। इसीलिए जाते थे तो कोई रचनाकार अगर अपनी रचना लेके जाता था तो पहले उनको आप खुद से पढ़ते थे, देखते थे, कोई गलती हो तो सुधरवा देते थे या सुधार देते थे, ठीक है। ये एक बार उनकी रचना, और बाकी जिसकी रचना नहीं समझ में आती थी वापस भी कर देते थे। जैसे जूही की किली, निराला की जो रचना थी उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वापस भी कर दिया था, अपनी पत्रिका में नहीं छापा था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसी के लिए इसको विश्वकोश भी कहा गया, ठीक है। द्विवेदी युग की कुछ प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्तियां भी हैं। देखो क्या है प्रवृत्ति, दो इसमें से एक प्रवृत्ति आपको याद रखनी, ये इतिवृत्तात्मकता वेरी इंपॉर्टेंट है, कहानी के माध्यम से, ठीक है। और राष्ट्रीयता की नवीन धारणा, दो इंपॉर्टेंट है बस, ज्यादा नहीं। देखो ये है द्विवेदी युग के रचनाकार। जो द्विवेदी युग के रचनाकार हैं उनके जन्म मैंने एक पास लिखे, और आपको ये द्विवेदी युग के रचनाकार एक कहानी सुनाऊंगा, सारे द्विवेदी युग के रचनाकार आपको सब ऐसे मन में याद हो जाएंगे। रुको 2 मिनट, रुको 2 मिनट, भागना नहीं है आपको, भाग जाओगे, ठीक है। अच्छा होगा क्योंकि आपका छूट जाएगा। जब आपका छूट जाएगा, जब पेपर में पूछा जाएगा तब याद आएगा कि क्या ना भागे होते तो आज ठहर के पढ़ लेते, अच्छा होता। हालांकि आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, मुझे पता है आप पढ़ने वाले बच्चे, मगर रुक जाओगे तो अच्छा होगा। चलो देखते हैं। देखो श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था भैया? 1859 में। अभी इनको मैं एक कहानी बनाया है उस पर। श्रीधर पाठक का जन्म कब हुआ था? 1859 में। नाथूराम शर्मा शंकर, ये भी 1859 में। यानी श्रीधर पाठक और नाथूराम शंकर का जन्म कब हुआ भैया? 1859 में, ठीक है। उनसे कह देना कि शर्म मत करो, पाठ पढ़ लो। उनसे कह देना कि पाठ को पढ़ने के लिए शर्म नहीं करनी चाहिए। पाठ, किसी भी पाठ, चाहे वो रामचरितमानस का पाठ हो, तो उनसे 59 पाठक, और पाठ से श्रीधर पाठक, और शर्म से नाथूराम शर्मा शंकर 1859 में, ठीक है। ये कहानी नहीं है, कहानी दूसरी है। महावीर प्रसाद, देखो एमपीडी का मतलब क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कब हुआ था? 1864 में। बाल मुकुंद गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1865 में। और इन्हीं का अपने में शिव शंभू चिट्ठा लिखा है। याद रखना, शिव शंभू के चिट्ठे बहुत ही इंपॉर्टेंट निबंध है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। 1865 में। हरिओद का पूरा नाम क्या था? अयोध्या सिंह उपाध्याय। हरिओद जन्म कब हुआ था? 1865। तो हम कह सकते हैं बाल मुकुंद और हरिओद का जन्म एक ही दिन हुआ, 1865 में। लाला भगवान दिन का जन्म कब हुआ था भैया? 1866 में। रामचरित उपाध्याय 1872। आपको पता होना चाहिए यहाँ पे कि रामचरितमानस सबसे बेहतर है। रामचरितमानस क्या है? सबसे बेहतर है, ठीक है। तो बेहतर से रामचरित उपाध्याय 72। राय देवी प्रसाद पूर्ण क्या है? 73। कामता प्रसाद गुरु का जन्म कब हुआ था? 1875। इनका हिंदी व्याकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से बहुत रचनाकार पूछे जाते हैं। गिरधर शर्मा नवरत्न, इनका जन्म कब हुआ था? 1881 में, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और गया प्रसाद शुक्ल स्नेही याद रखना कब है? 1883, वेरी इंपॉर्टेंट। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही 1883। रूप नारायण पांडे का जन्म कब हुआ था भैया? 1884 में। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में, इंपॉर्टेंट, ठीक है। लोचन प्रसाद पांडे का जन्म 1886, यानी मैथिली शरण गुप्त और लोचन प्रसाद पांडे 1886 में। राम नरेश त्रिपाठी लास्ट में आए हैं 1889। इनकी रचना आपको बहुत अच्छी तरीके से याद हो जाएगी, ठीक है। तो राम नरेश त्रिपाठी। अब देखो मैंने बनाया कि रचनाकारों पर कहानी। क्या है कहानी? सुनो पहले थोड़ा, कहानी सुनो, यहां से लिखता हूं। कुछ कहानी इस प्रकार से चली कि एक बार की बात है, शंकर जी, आप नाम तो सुना होगा शंकर जी। देखो शंकर जी ने, प्रभु शंकर, एक बार की बात है, शंकर जी पाठ पढ़ाने के लिए, पाठ मतलब रामचरितमानस का पाठ,
कोई पाठ, रामचरितमानस का पाठ पढ़ाने के लिए गए थे महावीर को, कि शंकर जी पाठ पढ़ाने के लिए गए थे महावीर को, पर महावीर जी अपने बालक के साथ अयोध्या चले गए। शंकर जी कहाँ गए थे पाठ पढ़ाने के लिए? महावीर जी को, महावीर हनुमान जी को, महावीर जी को पढ़ाने गए थे, पाठ पढ़ाने, पर वो क्या किए, वो अपने बालक को लिए और चले गए कहाँ? अयोध्या। तो शंकर जी पाठ पढ़ाने के लिए गए थे महावीर को, पर महावीर जी अपने बालक के साथ अयोध्या चले गए। अब क्यों गए अयोध्या, ये भी समझो। वहां जाके भगवान राम और देवी सीता के दर्शन के लिए चले गए। शंकर जी बहुत शर्मा गए। उन्होंने रूप नारायण से कहा कि तुम पांडे को मैथ पढ़ा देना, क्योंकि महावीर तो राम के दर्शन कर ही चुके हैं। एक बार फिर से कहानी समझो, क्या फिर मैं बताता हूं कि शंकर जी पाठ पढ़ाने के लिए गए थे महावीर को, पर महावीर जी अपने बालक के साथ अयोध्या चले गए। वहां भगवान राम और देवी सीता के दर्शन के लिए चले गए थे। शंकर जी जब शंकर जी वहां पहुंचे तो बहुत शर्मा गए। उन्होंने रूप नारायण से कहा कि तुम पांडे को मैथ पढ़ा देना। गए थे पाठ पढ़ाने के लिए, पर कहा कि तुम ऐसा करो, पांडे को मैथ पढ़ा देना, क्योंकि महावीर तो राम के दर्शन कर ही चुके हैं। शंकर, समझ लो, अब समझो, शंकर से क्या है यहाँ पे? नाथुराम शर्मा शंकर, ठीक है। पाठ से क्या हो गया? श्रीधर पाठक, ठीक है। महावीर से क्या हो गए? महावीर प्रसाद। ये क्रम से, इस बात का याद रखना, क्रम से कभी क्रम लगाने के लिए आ जाए तो एक कहानी याद रखना कि शंकर जी पाठ पढ़ाने के लिए महावीर को गए, महावीर जी अपने बालक को लेके अयोध्या चले गए। वहां क्यों गए थे? भगवान राम और सीता के दर्शन के लिए। जब शंकर जी पहुंचे तो बहुत शर्मा गए, ठीक है। उन्होंने किससे? रूप नारायण से कहा कि तुम पांडे को मैथ पढ़ा देना, क्योंकि महावीर तो राम के दर्शन कर ही चुके हैं। तो ये एक छोटी सी कहानी है, इससे तुम्हारे द्विवेदी युग के संपूर्ण रचनाकार याद हो जाएंगे। और क्रम लगाने के लिए आए तो लगा लो भी लिखे। तो शंकर से कौन से हैं तुम्हारे? देखो नाथुराम, यहां देखो नाथुराम शर्मा शंकर, क्योंकि जन्म एक है तो कुछ भी इधर उधर कर सकता हूं, ठीक है। नाथुराम शर्मा शंकर, ठीक है, नाथुराम शर्मा शंकर। और पाठ से कौन हो गए भैया? श्रीधर पाठक। शंकर से नाथुराम शर्मा शंकर, पाठ से श्रीधर पाठक, महावीर से महावीर प्रसाद द्विवेदी, बालक से कौन हो गए? बाल मुकुंद गुप्त, अयोध्या से कौन हो गए? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, भगवान से कौन हो गए? लाला भगवान दीन, राम से कौन हो गए? रामचरित उपाध्याय, देखो यहाँ रामचरित उपाध्याय, ठीक है। देवी से कौन हो गए? राय देवी प्रसाद पूर्ण, और सीता से याद रखना कामता है, बस इतना थोड़ा याद रखना, कामता प्रसाद गुरु, ठीक है। दर्शन के लिए शंकर जी तो वही, फिर से दोबारा शंकर जी शर्मा के। शर्मा से कौन है? देखो शर्मा से है तुम्हारे कौन है? गिरधर शर्मा नौरतन। शर्मा से गिरधर शर्मा नौरतन है, ठीक है। यही क्रम एकदम से दिया है, क्रम से आपको। गिरधर शर्मा नौरतन, भगवान राम शर्मा गए। रूपनारायण से रूपनारायण पांडे। अब ये जो पांडे हैं, ये पांडे कौन है? लोचन प्रसाद पांडे हैं, क्योंकि 1886 में इनका, 1886 में उनका। लोचन प्रसाद पांडे। मैथ से कौन हो गए? मैथिली शरण गुप्त। और राम से कौन हो गए? लास्ट में रामरेश त्रिपाठी। तो एक बार फिर से कहानी, ये थी इतनी कहानी, स्क्रीनशॉट ले लो कि शंकर जी पाठ पढ़ाने के लिए गए थे महावीर को, पर महावीर जी अपने बालक को लेकर अयोध्या चले गए। वहां भगवान राम और देवी सीता के दर्शन किए। शंकर जी जब वहां पहुंचे तो बहुत शर्मा गए कि वो पाठ पढ़ाने आए थे। उन्होंने रूप नारायण से कहा कि भैया तुम पांडे को मैथ पढ़ा देना, क्योंकि महावीर तो राम के दर्शन कर ही चुके हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट रचनाकारों पर कहानी थी, ठीक है। चलो अब आते हैं, एक एक हम रचनाकार को पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। श्रीधर पाठक का जन्म भैया कब हुआ था? 1859 से 1928, ठीक है। देखो श्रीधर पाठक खड़ी बोली, इंपॉर्टेंट है। श्रीधर पाठक खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि स्वीकार किए जाते हैं, साथ ही वे खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि भी माने जाते हैं, ठीक है। सुसंदेश
श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है। सुसंदेश, वेरी इंपॉर्टेंट, सुसंदेश श्रीधर पाठक की रहस्यवादी कविता है। ठीक है। मनोविनोद, अगली आगे देखो, मनोविनोद, मनोविनोद और कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा के रचित काव्य ग्रंथ है। मनोविनोद और कश्मीर सुषमा श्रीधर पाठक द्वारा ब्रज भाषा के रचित काव्य ग्रंथ है। ठीक है। इनकी प्रथम काव्य रचना देखो कौन सी, इनकी प्रथम काव्य रचना है मनोविनोद है, जो 3 भागों में है। एक 1882, 1905 तथा 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। कश्मीर सुषमा देखो इंपॉर्टेंट है, कश्मीर सुषमा में प्रकृति का सजीव मानवीकरण किया गया है। कश्मीर सुषमा में प्रकृति का सजीव मानवीकरण किया गया है। अगली बात आती है भारत गीत में, देखो भारत गीत इनकी रचना है। भारत गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविता है। भारत गीत में देश प्रेम की भावना से पूर्ण कविताएं हैं। ठीक है। श्रीधर पाठक देखो, श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता, वेरी इंपॉर्टेंट, गुणवंत हेमंत। प्रथम कविता खड़ी बोली में कौन सी लिखी थी, गुणवंत हेमंत, तथा एकांतवासी योगी खड़ी बोली की प्रथम पुस्तक है। इतनी इंपॉर्टेंट बात है कि आप सोच ही नहीं सकते। देखो श्रीधर पाठक द्वारा खड़ी बोली में कौन सी रचना लिखी गई है, गुणवंत हेमंत प्रथम, और एकांतवासी जो योगी है वो प्रथम पुस्तक है खड़ी बोली में। ठीक है, प्रथम पुस्तक। अच्छी बात इसमें एक और आती है, सांध्य अटन। देखो सांध्य अटन, सांध्य अटन जो कृति में श्रीधर पाठक ने प्रकृति के विनाशकारी रूप का चित्रण किया। आपसे पूछा जाएगा कि श्रीधर पाठक की कौन सी रचना में प्रकृति के विनाशकारी रूप का चित्रण किया गया है, तो आपको तुरंत कहना पड़ेगा सांध्य अटन। ठीक है। देखो रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इनके बारे में। रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि खड़ी बोली की कविताओं की अपेक्षा पाठक जी की ब्रज भाषा की कविता ही अधिक सरस है, हृदय ग्रहाणी और इनकी मधुर स्मृति को चिरकाल तक बनाए रखने वाली हैं। उनके सवैयों में हम ब्रज भाषा का जीता जागता रूप पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये इंपॉर्टेंट बात है। एकांतवासी योगी, रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि एकांतवासी योगी के संदर्भ में शुक्ल जी कहते हैं कि उसकी सीधी सादी खड़ी बोली और जनता के बीच प्रचलित लय ही ध्यान देने योग्य नहीं है, किंतु उसकी कथा की सार्वभौम मार्मिकता भी ध्यान देने योग्य है। ये एकांतवासी योगी के बारे में कह रहे हैं। किसी के प्रेम में योगी होना और प्रकृति के निर्जन क्षेत्र में कुटी छाकर रहना एक ऐसी भावना है जो समान रूप से सब देशों के सब प्रकार के स्त्री पुरुषों के मर्म का स्पर्श स्वाभाविक रूप से करती आ रही है। सीधी सादी खड़ी बोली में अनुवाद करने के लिए ऐसी प्रेम कहानी चुनना जिसकी मार्मिकता अपढ़ स्त्रियों तक के गीतों की मार्मिकता के मेल में हो। पंडितों की बंधी हुई रूढ़ी से बाहर निकलकर अनुभूत के स्वतंत्र क्षेत्र में आने की प्रवृत्ति का द्योतक है। ये इतनी बात रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में कह रहे हैं, एकांतवासी योगी और श्रीधर पाठक के बारे में। इस प्रकार की सुक्षमता का आभास पहले पहल पंडित श्रीधर पाठक ने ही किया। उन्होंने प्रकृति के रूढ़ बद्ध रूपों तक ही न रहकर अपनी आंखों से भी उसी रूपों को देख कहा। इसके लिए उन्हें पंडित माधव प्रसाद मिश्र की बौछार भी सहनी पड़ी थी। श्रीधर पाठक को, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगली बात कर रहे हैं, देखो कि उन्होंने कौन, ये श्रीधर पाठक के बारे में कह रहे हैं कि उन्होंने खड़ी बोली पद्य के लिए सुंदर लय और चढ़ाव उतार के नए ढांचे भी निकाले, और इस बात का ध्यान रखा कि छंदों का सुंदर लय से पढ़ना एक बात है, राग रागनी गाना दूसरी बात है। श्रीधर पाठक के बारे में कौन कह रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं। ठीक है।
और आगे बात कर रहे हैं कि हिंदी कवियों में देखो, हिंदी कवियों में पाठक जी की रुचि बहुत ही परिष्कृत थी। शब्द शोधन में पाठक जी अद्वितीय थे। जैसी चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। ये ऐसे कथन तो पूछे ही जाते हैं कि चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी। सिर्फ इतना कथन पूछा जाएगा कि चलती और रसीली इनकी ब्रज भाषा होती थी। रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा है? श्रीधर पाठक के बारे में। वैसा ही कोमल और मधुर जो संस्कृत पद विन्यास भी। ये वास्तव में एक बड़े प्रतिभाशाली, भावुक और सुरुचि संपन्न कवि थे। भद्दापन इनमें ना था, ना रूप रंग में, ना भाषा में, ना भाव में, ना चाल में, ना भाषण में, कहीं भद्दापन नहीं था। ठीक है, क्या कितने अच्छे अच्छे कथन हैं। इनकी प्रतिभा बराबर रचना के नए नए मार्ग भी निकाला करती थी। छंद, पद विन्यास, वाक्य विन्यास आदि के संबंध में नई नई बंदिशें इन्हें खूब सूझा करती थी। अपनी रुचि के अनुसार कई नए ढांचे छंद इन्होंने निकाले जो पढ़ने में बहुत ही मधुर लय पर चलते थे। रामचंद्र शुक्ल किसके बारे में कह रहे हैं? श्रीधर पाठक के बारे में। विषयों को काव्य का पूरा पूरा स्वरूप देने में चाहे वे सफल ना हुए हों, अभिव्यंजना के वाग वैचित्र की ओर उनका ध्यान चाहे ना रहा हो, गंभीर नूतन विचारधारा चाहे उनकी कविताओं के भीतर कम मिलती हो, पर उनकी वाणी में कुछ ऐसा प्रसाद था कि जो बात उसके द्वारा प्रकट की जाती थी उसमें सरसता आ जाती थी। समझ रहे हो? अपने समय के कवियों में प्रकृति का वर्णन पाठक जी ने सबसे अधिक किया। इससे हिंदी प्रेमियों में वे प्रकृति के उपासक कहे जाते थे। उनकी यह उपासना प्रकृति के उन्हीं रूपों तक परिमित थी जो मनुष्य के सुखदायक और आनंदप्रद होते हैं, या जो भव्य और सुंदर होते हैं। पंडित अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओम। समझ रहे हो? ठीक है, प्रकरण 1 में इनके संबंध में लिखा है, देखो। अच्छा, ये यहां से कटा है, यहां से थोड़ा ज्यादा आ गया, यहां से छोड़ो। ठीक है, बस ये लाइन नहीं है इनकी। ठीक है, ये आ गया थोड़ा, इतना छोड़ दो, नीचे का नहीं, ये अयोध्या उपाध्याय के बारे में छोड़। अब देखो, यहां से इनकी रचना है। आपको मैं एक गाना सुनाऊंगा, आपको गाना याद हो जाएगा। आपने गाना तो सुना होगा, बताता हूं। देखो, ये इनकी इतनी रचना है, आपको सोचोगे कि याद कैसे हो। बताता हूं आपको याद कैसे हो। ठीक है, देखो, गाना ना सुना होगा ना कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाएंगे, हद से गुजर जाएंगे। इसमें देखो कैसे हम इसमें प्रयोग करते हैं कि जगत में सच्चाई को छुपाएंगे, जगत में सच्चाई को छुपाएंगे, गुण से गुजर जाएंगे, जगत में सच्चाई को छुपाएंगे, गुण से गुजर जाएंगे। आगे बात देखो कि पाठ हम न वन में पढ़ पाएंगे, जाके देहरादून पढ़ आएंगे, पाठ हम न वन में पढ़ पाएंगे, जाके देहरादून पढ़ आएंगे, शाम को भारत का गीत गाएंगे, शाम को भारत का गीत गाएंगे, स्वर्ग जाके धन को लूट लाएंगे। समझ रहे हो कि जगत में सच्चाई को छुपाएंगे,
जगत में सच्चाई को छुपाएंगे, गुण से गुजर जाएंगे, पाठ हम न वन में पढ़ पाएंगे, जाके देहरादून पढ़ आएंगे, शाम को भारत का गीत गाएंगे, शाम को भारत का गीत गाएंगे, स्वर्ग जाके धन को लौट लाएंगे, शाम को भारत का गीत गाएंगे, स्वर्ग जाके धन को लूट लाएंगे, धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है, जगत में सच्चाई को छुपाएंगे, हद से गुजर जाएंगे, गुण से गुजर जाएंगे, पाठ हम न वन में पढ़ पाएंगे, जाके देहरादून पढ़ आएंगे, शाम को भारत का गीत गाएंगे, स्वर्ग जाके धन को लूट लाएंगे। तो जगत सच्चाई सच्चाई सर, एक चीज यहाँ पे एक खास करके बात ध्यान रखने की है कि जगत सच, देखो क्रम से मैंने दिया, ये कितनी इंपॉर्टेंट बात नहीं आपको नजर आ रही है। रचनाएं क्रम से आ जाएं तो क्या नहीं लगा सकते, जगत में सच्चाई को छुपाएंगे, गुण से गुजर जाएंगे। ठीक है, तो जगत सच्चाई सर 1887, गुणवंत हेमंत 1900, वनाष्टक 1912, देहरादून 1915, शाम थिएटर 1918, भारत गीत 1928 और स्वर्गीय वीणा का समय नहीं था, धनंजय विजय 19। ये लास्ट में है, इसको थोड़ा याद रखना, बनाने के लिए बनाया था। ठीक है, चलो आगे बात देखो। अब इनकी कुछ अनुदित रचनाएं, इतनी इंपॉर्टेंट अनुदित रचनाएं हैं, वो आपको भी नहीं पता, मुझे बहुत ज्यादा पता है, मगर याद आपको हो जाएंगी। ये नहीं याद रखना, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं, ये दावा है हिंदी साहित्य के इतिहास में अगर रचनाएं आपको कंठस्थ ना हुई, गाने ना लगे, तो मेरा नाम बदल देना। ठीक है, मगर बदलोगे कहां से, वो तो लिखा ही फिट है, वो नहीं बदलेगा। मार्कशीट पे कई बार बदलाने की कोशिश की पर नहीं बदला। ठीक है, चलो अनुदित रचनाएं, मूल रचनाएं, मूल रचनाकार, अनुदित भाषा एवं शैली। देखो क्या है, देखो इनकी एक रचना है भाई, आप जानते होंगे, गडरिया और दार्शनिक। ठीक है, तो इसके ये गडरिया और दार्शनिक मूल रचना क्या है, देखो मूल रचना क्या थी, शेफर्ड एंड फिलासफर। ठीक है, जो ग्रे की रचना थी, जो ग्रे की रचना थी। अब इसको याद कैसे करोगे कि गडरिया और दार्शनिक जो है, इसकी मूल रचना क्या थी, यानी ये किसकी रचना थी, मूल रचना किससे अनुवाद हुई। तो आपको पता है, एक बात बताओ, गडरिया जानते हो क्या होता है, जो भेड़ों को चराते हैं उसको गडरिया कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि गडरिया भैया कभी फिलासफर नहीं हो सकता है। फिलासफर गडरिया हो पाएगा नहीं यार, वो गडरिया गाय वो क्या नाम, वो भेड़ चराने वाला, वो फिलासफी क्या जाने, उसको क्या पता फिलासफी क्या चीज होती है, तो फिलासफर नहीं हो सकता। और जो फिलासफर नहीं हो सकता तो इसका मतलब वो अपने भेड़ों के साथ सेफ है, उसको किसी चीज की टेंशन नहीं है। तो गडरिया कभी भी फिलासफर नहीं हो सकता, वो क्या है, अपने भेड़ों के साथ सेफ है। तो याद रखना, और है किसकी, ये ग्रे की रचना थी, कौन सी, शेफर्ड एंड फिलासफर। अच्छा आगे बात ऋतु संहार। आप देखो, बच्चा हिंदी साहित्य का इतिहास जानता है, ये सब संस्कृत के ऋतु संहार किसका है, ऋतु संहार कालिदास का है, जो कालिदास की रचना थी। किस भाषा में थी, ब्रज भाषा में थी। और ये खड़ी बोली में इन्होंने, ब्रज भाषा में खड़ी बोली में इन्होंने अनुवाद किया था। चलो आगे बढ़ते हैं, संस्कृत में थी। अब देखो इंपॉर्टेंट है, एकांतवासी योगी लिखित। अब यहां से इनके सन भी याद रखना है कि ये क्रम लगाने के लिए आते हैं। एकांतवासी योगी एक पर थोड़ा पानी पी लें। देखो एकांतवासी योगी, आपको पता होना चाहिए एकांतवासी योगी के बारे में। एकांतवासी योगी 1886 में, एकांतवासी 86, वासी 86, ऐसी कोई से देखो 83, 82, 86 इतना बढ़िया बन रहा है,
एकांतवासी 86, वासी ऐसे करोगे, वासी 86, देखो बनना, बाकी 83 से नहीं बन रहा, 86। तो याद रखना एकांतवासी योगी का समय क्या है, 86। लिखा कब है, ये मूल रचना क्या थी, ये हर्मिट थी। हर्मिट जो रचना थी वो क्या थी, क्या थी, उसी का अनुवाद किया है एकांतवासी योगी नाम से श्रीधर पाठक ने। ये खड़ी बोली लावनी में व ख्याल में अनुवाद किया, ठीक इसकी गोल्ड स्मिथ की, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको याद करोगे कि एकांतवासी योगी किसका अनुवाद है, आपको पता होना चाहिए कि हर, यहां से देखो हर, आपको पता है कि हर योगी जो होता है, हर योगी वो एकांत में रहता है। हर योगी एकांत में रहना चाहेगा, कभी भी उसको चमकती दमकती दुनिया नहीं चाहिए। तो हर योगी एकांत में रहना चाहता है, हर योगी एकांत में रहना चाहता है। तो हर्मिट का अनुवाद किस नाम से हुआ, एकांतवासी योगी 1886, वासी 86, ठीक है। किसकी रचना थी, गोल्ड स्मिथ की। चलो इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। उजड़ ग्राम, देखो कितनी अच्छी बात है, देखो उजड़ ग्राम कब है, उजड़ ग्राम 1889 में। कब आई थी, 1889 में उजड़ ग्राम। किसका अनुवाद है, डिटर्डेंट, क्या है, डिजर्टन विलेज का, ठीक है, जो गोल्ड स्मिथ की। अब इसको याद रखो, देखो ग्राम, यहां सब देखो ग्राम है, और विलेज माने क्या होता है, ग्राम होता है भाई। अंग्रेजी का जो विलेज शब्द है उसको ही तो ग्राम कहते हैं। तो उजड़ ग्राम किससे, विलेज, ठीक है। किस भाषा में अनुवाद किया था, ब्रज भाषा में। श्रांत, श्रांत है यहाँ पे, श्रांत है, ठीक है, श्रांत, श्रांत पथिक, अरे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, कोई बात नहीं। श्रांत पथिक ये कब लिखी गई थी, 1902 में। कब अनुवाद हुई थी, 1902 में। और इसका अनुवाद किस नाम से हुआ है, मतलब किससे अनुवाद हुई है, ट्रेवलर के, जो गोल्ड स्मिथ की रचना थी, खड़ी बोली में अनुवाद किया। अब इसको कैसे याद करोगे, आपको पता होना चाहिए, जब ट्रैवल आप करते हैं, गाड़ी जब ट्रैवल करते हैं, ठीक है, यानी गाड़ी जब चलाते हैं, तो आप चाहते हो कि एकदम शांत माहौल रहे, शांति में ही, शांति से ही ट्रैवल किया जाता है, ठीक है, शांत में। मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ में जब ट्रैवल करोगे दिक्कत हो जाएगी, चोट जो है एक्सीडेंट का। तो जो ट्रैवल अगर आपको करना है, यानी जो भी करना चाहता है वो चाहता है क्या, एकदम भीड़ भाड़ ना हो, शांति हो। तो यार इतना शांत पथिक, और पथिक या ट्रैवल के, अब ऐसे भी याद करते हो भाई, ट्रैवल यानी गाड़ी, ट्रैवलर किस पे किया जाता है, पथ पे। किस पे किया जाता है भैया, पथ पे, तो पथिक हो गया। चलो अच्छी बात है, याद हो गई होंगी। ये देखो श्रीधर पाठक के बारे में मैंने हर जगह बनाने की कोशिश की है, थोड़ा थोड़ा शायद आपको समझ में आ जाए। चलो अगली बात करते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म कब हुआ भैया, 1864 में। मृत्यु कब हुई, 1938 में। चलो आगे बढ़ते हैं। जन्म इनका कब हुआ था भैया, रायबरेली, देखो जो 1864 में जन्म हुआ था, 1938 में मृत्यु कहाँ हुआ था, रायबरेली के दौलतपुर गांव में। रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। कहाँ, रायबरेली के दौलतपुर गांव में हुआ था। अच्छी बात है भैया। द्विवेदी जी ने, याद रखना, द्विवेदी जी ने गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली में सामान्य बोलचाल की भाषा को प्राथमिकता दी थी, ठीक है। अगली बात आते हैं, देखो क्या बात हो रही है यहाँ पे, देखो खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी के विकास के लिए द्विवेदी जी ने अथक प्रयास किया, ये बात तो सही है, ठीक है। ये भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के जबरदस्त समर्थक थे। ये इतनी इतनी अच्छी बात है, इतना ही कथन पूछा था। ये भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के जबरदस्त समर्थक थे। ये भाषा की शुद्धता एवं वर्तनी की एक रूपता के जबरदस्त समर्थक थे। कौन कौन कौन, महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुदित एवं मौलिक ग्रंथों की संख्या टोटल देखिए तो कितनी है, 80 है। कितनी है, 80 है। चलो देखो, ये देखो महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन, कितना इंपॉर्टेंट कथन है। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि कविता का विषय मनोरंजन एवं उपदेशक होना चाहिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कथन है। देखो कविता का विषय, कह रहे हैं कि कविता का जो विषय भैया ना, वो मनोरंजन एवं उपदेशक होना चाहिए। यमुना के किनारे केल कौतूहल का अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका।
परिक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, और ना स्वीकारों के गतागत की पहली बुझाने की। चींटी से लेकर, यहां से कथन बहुत पूछा जाता है, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत, आकाश अनंत, पृथ्वी अनंत, पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। अब वो वाली कविता छोड़ दो। ये इंपॉर्टेंट कथन था। एक इनका कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, देखो कि स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं, ये बहुत पूछी जाती है। स्वर्गो नरक ठिकाना, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रसिद्ध कविता है स्वर्गो नरक ठिकाना नहीं। ठीक है, देखो इनकी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रचना इनकी जो है आपको मिलेगी, वो ये वाली सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, संपत्ति शास्त्र। इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें अभूतपूर्व रूप से भारत की आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट। संपत्ति शास्त्र इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसमें अभूतपूर्व रूप से भारत की आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ का चित्रण हुआ है। ठीक है, देखो रामचंद्र शुक्ल इनके बारे में क्या कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के में रामचंद्र शुक्ल क्या कह रहे हैं समझो, कि संस्कृत के काव्य के संस्कारों के साथ पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य क्षेत्र में आए। संस्कृत के काव्य संस्कारों के साथ, एक बात, जिनका प्रभाव गद्य साहित्य और काव्य दोनों पर बहुत व्यापक पड़ा। समझ रहे हो, खड़ी बोली के पद्म विधान पर भी आपका पूरा पूरा असर पड़ा। उनके कारण भाषा में बहुत कुछ सफाई आई। बहुत से कवियों की भाषा शिथिल और अव्यवस्थित होती थी, ये अभी मैंने आपको बताया, होती थी, और बहुत से लोग ब्रज और अवधि का भी मेल कर देते थे। उनकी प्रेरणा से बहुत से नए लोग खड़ी बोली की कविता करने लगे, जैसे मैथिली शरण गुप्त ही देख लो। द्विवेदी युग के जितने रचनाकार थे सब कहीं ना कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, जाते थे और अपनी रचनाओं को पहले सही करवाते थे कि देख लो भैया, कहूँ मैं कोनो गलती तो ना है, पता चले तुम तो सीधे कहियो कि देखो राम नरेश कर यही देखो, छोटा बड़ा मात्रा ही नहीं लगी। तो बहुत डरते थे इनसे, किसी महावीर प्रसाद द्विवेदी से। उनके द्वारा देखो, उनके द्वारा स्थिर की गई पद्म रचना की प्रणाली पर मराठी साहित्य विलियम वर्ड्सवर्थ का प्रभाव रहा है, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी पर मराठी साहित्य से उनका परिचय था, जिसके कारण उसका प्रभाव उन पर बहुत कुछ पड़ा। मराठी कवियों में अधिकतर संस्कृत के वृत्तों का व्यवहार होता है। पद विन्यास भी प्रायः गद्य का सा रहता है। समझ रहे हो, बंग भाषा की सी कोमल कांत पदावली उसमें नहीं पाई जाती है। इसी मराठी के नमूने पर द्विवेदी जी ने हिंदी में पद्य रचना शुरू की थी। ठीक है, देखते हैं अगली बात, कि हिंदी में परंपरा से विवृत छंदों के स्थान पर संस्कृत के वृत्तों का चलन हुआ, जिसके कारण संस्कृत पदावली का समावेश बढ़ने लगा। वर्ड्सवर्थ के गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए। ये देखो वर्ड्सवर्थ का कथन है, ये एग्जाम में तो कई बार पाश्चात्य में पूछा गया। इधर देखो रामचंद्र शुक्ल ने इसको कोट किया कि वर्ड्सवर्थ के गद्य और पद्य की भाषा एक ही होनी चाहिए के सिद्धांत का प्रभाव भी पड़ा इनके पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी पे। उनका जोर इस बात पर रहता था कि कविता बोल चाल की भाषा में होनी चाहिए। महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में रामचंद्र शुक्ल कह रहे हैं कि बोल चाल से उनका मतलब ठेठ या हिंदुस्तानी का नहीं रहता था, गद्य की व्यवहारिक भाषा का रहता था। परिणाम यह हुआ कि उनकी भाषा बहुत अधिक गद्यवत हो गई। साथ ही द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका द्वारा बराबर कविता में बोलचाल को सीधी सादी भाषा का आग्रह करते रहे, जिससे इत्वृत्तात्मक मैटर ऑफ फैक्ट्स पद्यों का खड़ी बोली में ढेर लगने लगा।
उनकी अधिकतर कविताएं इतवृत्तात्मक हुई। उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना और वह वक्रता बहुत कम आ पाई। ये कथन पूछा जा चुका है यहाँ से कि उनकी अधिकतर कविताएं इतवृत्तात्मक हुई, उनमें वह लाक्षणिकता, वह चित्रमयी भावना, वह वक्रता बहुत कम आ पाई। यह कथन किसका है? ये किसके बारे में है? महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आ पाई जो इस संचार की गति को तीव्र और मन को आकर्षित करती है। यद्यपि हिंदी के कुछ चलते छंदों में भी उन्होंने बहुत सी कविताएं रची हैं। ठीक है, इनके कुछ काव्य संग्रह हैं। देखो क्या क्या है काव्य संग्रह, इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो हो गई काव्य मंजूषा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुमन 1923 में लिखी गई, वेरी इंपॉर्टेंट है। कान्यकुब्ज जबला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जावली व्रतम, ये इनके रचना कुछ काव्य संग्रह हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है। काव्य मंजूषा, सुमन नहीं भूलना है 23, कान्यकुब्जावला विलाप, देवी स्तुति शतक, कान्यकुब्जावली व्रतम। ठीक है, ये काव्य संग्रह। अनुदित काव्य ग्रंथ देखो कौन कौन से हैं। अनुदित देखो, विनय शतक जो भर्तृहर के हैं, ये भर्तृहर के वैराग्य शतक का दोहों में अनुवाद है। तो आप क्या भूल सकते? देखो यहाँ पे विनय शतक है, यहाँ पे भैया विनय शतक है। चलो ये देखो, यहाँ तो भर्तृहर है, देखो भर्तृहर का अनुवाद है, तो ये भर्तृहर के वैराग्य शतक, तो यानी मिलते जुलता है, नाम हो जाएगा। विहार वाटिका जयदेव के गीत गोविंद का संक्षिप्त अनुवाद है विहार वाटिका। स्नेहमाला, देखो स्नेहमाला, समझ रहे हो? स्नेहमाला ये भर्तृहर के श्रृंगार शतक का दोहों में अनुवाद है। चलो अच्छी बात हो गई। गंगा लहरी, ये पंडित याद होना चाहिए, पंडित राज जगन्नाथ गंगा लहरी का सवैया में अनुवाद है। ठीक है, और ऋतु तरंगड़ी ये कालिदास के ऋतु संहार का अनुवाद है। अब हम आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद पे, जो बहुत फेमस राइटर हैं और फेमस महावीर प्रसाद द्विवेदी भी हैं, उनके नाम पर द्विवेदी युग है, पर कविता के क्षेत्र में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद कुछ अच्छे हैं। ठीक है, देखो क्या है। 1865 में इनका जन्म हुआ, मृत्यु 1947 में। अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखो इनके बारे में, अब इनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से पढ़ते हैं। क्या है बात भैया कि प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, देख लें थोड़ा कितना है, फिर जो है समय तो नहीं लगेगा, चलो हो जाएंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद तो हो ही जाएंगे। ठीक है, देखो प्रिय प्रवास जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हालांकि रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है। देखो, रामचंद्र शुक्ल ने प्रिय प्रवास को महाकाव्य नहीं माना है, इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता है प्रिय प्रवास में। और आपको पता होना चाहिए नेट में प्रिय प्रवास लगा भी है। ठीक है, प्रिय प्रवास का पहला नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप। ब्रजांगना विलाप कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम के लिए। ब्रजांगना विलाप प्रिय प्रवास में, देखो प्रिय प्रवास में प्रकृति और मानवीय भावनाएं एकाकार हो गई हैं। ये 17 सर्ग हैं। इसमें कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं? 17 सर्ग हैं, एवं 7 प्रकार के छंद शामिल हैं। उनके नाम हैं, देखो कौन कौन से छंद हैं? मालिनी मंदा क्रांता, वंश स्थित वंश तलिका, द्रुत विलंबित शार्दुल विकृत और शिखरणी। तो मालिनी मंदा क्रांता, वंश स्थित वंश तलिका, द्रुत विलंबित शार्दुल विकृत और शिखरणी। ये प्रिय प्रवास में इतने 7 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस कलश, देखो इनकी रचना एक आती है रस कलश। क्या रचना है? रस कलश जो रचना है
ब्रज भाषा में लिखित है, रीत ग्रंथ है। इसमें नायिका भेद के अंतर्गत देश प्रेम मालिका, लोक प्रेम जो है प्रेमिका, जाति जो है प्रेमिका, परिवार प्रेमिका का वर्णन किया गया। किसमें? रस कलश में। किसमें किया गया भैया? रस कलश में। देखो वैदेही वनवास कितनी इंपॉर्टेंट, अच्छी बात है। देखो वैदेही वनवास नहीं भूलना इसको। वैदेही वनवास में सीता परित्याग की कथा है वैदेही वनवास में, ठीक। इसमें 15 सर्ग है। देखो प्रिय प्रवास में 17 हैं, इसमें 15 सर्ग है। कितनी अच्छी बात वैदेही वनवास में। हरियोद क्रोध, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे नहीं भूलना है भैया। ये मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। चुभते चौपदे और चोखे चौपदे, ये मुहावरेदार भाषा में है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चुभते चौपदे और चौखे चौपदे मुहावरेदार भाषा में लिखी गई है। इन्हें गणपति चंद्रगुप्त ने आधुनिक काल का सूरदास कहा है। तो मुझे ये बता दो, आधुनिक काल का तुलसीदास किसे कहा जाता है? आधुनिक काल का तुलसीदास किसे कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक काल का सूरदास किसे कहा जाता है? किसे किसे कहा जाता है? किसे? हरिओत को। आधुनिक काल का कबीर भी किसी को कहा जाता है? कमेंट करके बताओ। चलो रामचंद्र शुक्ल देखो इनके बारे में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि इनकी पुरानी ढंग की कविताएं रस कलश में संग्रहित हैं, जिसमें इन्होंने नायिकाओं के कुछ नए ढंग के भेद रखने का प्रयत्न किया है। ये भेद रस सिद्धांत के अनुसार ठीक नहीं उतरते। रामचंद्र शुक्ल के बारे में कह रहे हैं, द्वितीय उत्थान से पहले ही वे मतलब हरिओद नए विषयों की ओर चल पड़े थे। खड़ी बोली के लिए उन्होंने पहले उर्दू के छंदों और ठेठ बोली को ही उपयुक्त समझा, क्योंकि उर्दू के छंदों में खड़ी बोली अच्छी तरह मंझ चुकी थी, मिल चुकी थी। अगली बात आते हैं नौ शिक्षितों में। देखो नौ शिक्षितों के संसर्ग से उपाध्याय जी ने लोक संग्रह का भाव अधिक ग्रहण किया। उक्त काव्य में प्रिय प्रवास यानी उक्त काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं। खड़ी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। इस काव्य की बड़ी भारी विशेषता यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना कठिन काम है। यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। देखो यह काव्य अधिकतर भाव व्यंजनात्मक और वर्णनात्मक है। कृष्ण के चले जाने पर ब्रज की दशा का वर्णन बहुत अच्छा है तथा विरह वेदना की अनेक अंतरदशाओं का वर्णन किया गया है। किसी के वियोग में कैसी कैसी बातें मन में उठती हैं और क्या क्या कहकर लोग रोते हैं, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन हुआ है। परंपरा पालन के लिए जो दृश्य वर्णन है वे किसी बगीचे में लगे हुए पेड़ पौधों के नाम गिनने के समान है। इसी से शायद करील का नाम छूट गया है, याद रखना। इसकी मतलब प्रिय प्रवास की कथा वस्तु एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए अपर्याप्त है। देखो ये देखो रामचंद्र शुक्ल ने कहा, इसकी मतलब प्रिय प्रवास की जो कथा वस्तु है एक महाकाव्य क्या अच्छे प्रबंध काव्य के लिए भी अपर्याप्त है। अतः प्रबंध काव्य के सब अवयव इसमें कहां आ सकते हैं? समझ रहे हो? उपाध्याय जी ने देखो क्या कह दिया है कि उपाध्याय जी का संस्कृत पद विन्यास अनेक उपसर्गों से लदा तथा मंजुल पेशल आदि से चुना हुआ होता है। उपाध्याय जी कोमलकांत पदावली को कविता का सब कुछ नहीं तो बहुत कुछ समझते हैं। उन्होंने अपने इस काव्य यानी प्रिय प्रवास में कई जगह संस्कृत शब्दों की ऐसी लंबी लड़ी बांधी है कि हिंदी को है, था, किया, दिया ऐसी
ऐसी दो एक क्रियाओं के बीच सिमट कर रह जाना पड़ा है, ये रामचंद्र शुक्ल के कथन है। ठीक है। अब आप सोचोगे कि इनकी देखो रचनाएं, देखो कितनी इनकी कुछ ज्यादा रचना आपको नजर आएंगे, मगर नहीं, मैं आपको याद कराने के लिए बैठा हूं। कबीर कुंडल का समय क्या है? 1899। रसिक रहस्य का समय क्या है? 1899। दोनों एक का समय 1899। कृष्ण शतक प्रेम प्रपा जो है प्रेम प्रपंच 1900। प्रेम पुष्पहार का समय 1904। ठीक है। अभी हम बताते हैं, इसको याद कराते हैं आपको। काव्य उपवन 1909। ऋतुमुखर 1917। ठीक है, ऋतुमुखर 1917। जो है पद्य प्रमोद 1920। चुभते चौपदे 1924। पद्य प्रसून 1925। उपहार 1928। बोलचाल 1928। रस कलश 31। चोखे चौपदे 1932। फूल पत्ते का समय नहीं है। कल्पलता 1938। ग्राम गीत 1938। मर्म स्पर्श 1944। दिव्य दोहावली 1946। कुछ प्रबंध काव्य हैं। प्रिय प्रवास 1914 जिसमें 17 सर्ग हैं। पारिजात 1940 जिसमें 15 सर्ग हैं। वैदेही वनवास 1940 जिसमें 18 सर्ग हैं। ठीक है। अब आप सोचोगे कि इनको हम याद कैसे करें, या बिल्कुल सही बात है, मगर जहां जहां पे रेड है, इस बात को याद रखना कि जहां जहां पे रेड है, जहां जहां पे मैंने रेड किया है, वहां से इनको पकड़ना। मैं एक गाना गा रहा हूं आपको और बढ़ते चलूंगा, आपको गाना पकड़ना है कि क्या क्या है। सिर्फ गाना, शब्दों पे गौर करना और रेड की तरफ देखना, जितना मैंने रेड किया है। एक गाना है, देखो गाता हूं। हालांकि इनको अलग से भी मिलेगा, अभी आपको लिख के जो दूंगा, इन पे अलग से क्लास लूंगा मैं, सिर्फ रचनाकार पे। ठीक है। एक गाना है, कौन सा है जानते हो आप? कि कौन, देखो देखो मैं बता देता हूं। कि करके प्रेम उपवन में, यहां तक इतना। कि करके प्रेम उपवन में मुकर गए वो मौत से। ये इतना समझना। ठीक है। इधर मैं चित्त कर देता हूं अपना 1 मिनट के लिए। देखो यहां पे, अब इतना पहले समझना, एक ही लाइन देखो। कि करके कि करके प्रेम उपवन में मुकर गए वो मौत से। करके प्रेम उपवन में मुकर गए वो मौत से। फिर क्या है? चुभ गया सोना, चुभ गया सोना हार में, चुभ गया सोना हार में, बोल चाल के रस में। चुभ गया सोना हार में, बोल चाल के रस में। फिर क्या है? कि चोखा दिया पत्ते में कल, चोखा दिया पत्ते में कल, गीत मर्म का सुनाया था। चोखा दिया पत्ते में कल, गीत मर्म का सुनाया था। दिया दुहाई प्रिया ने, दिया दुहाई प्रिया ने, पर वेद हमको सुनाया था। अब यहां से समझना फिर से, देखो। कि करके, 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 का से कबीर कुंडल। ठीक है। रा से रसिक रहस्य, और फिर का से, के से कृष्ण शतक। तो करके, फिर प्रेम प्रपंच और प्रेम पुष्पहार एक ही में है। ठीक है। ठीक है। तो करके, करके, यहां देखो इतना 3। करके, का से कबीर कुंडल, रा से रसिक रहस्य, और फिर का से कृष्ण शतक। प्रेम से प्रेम प्रपंच, प्रेम से प्रेम पुष्पहार, फिर करके प्रेम उपवन में, यानी काव्य उपवन। मुकर, मुकर, मुकुर गए वो मोद से, यानी पद में प्रमोद। फिर क्या है? चुभ गया, चुभ गया सोना
हार में चुभ गए सोना, देखो चुभ से चुभते चौप दे, ये सब क्रम से हैं। चुभ गए सोना हार में, सोना से प्रेम जो है पद्य प्रसून, पद्य प्रसून, पद्य प्रसून 1925, हार से उपहार 1928। चुभ गए सोना हार में, बोल चाल के रस में, बोल चाल के रस में, रस से रस क्लस 1931। फिर क्या है, चोखा जानते हो आप, लिट्टी चोखा, कि चोखा दिया पत्ते में कल, कल्पलता, चोखा दिया पत्ते में कल, गीत मर्म का सुनाया था, और दिया दुहाई प्रिया ने, दिया दुहाई प्रिया ने, दिया दुहाई प्रिया ने, पर वेद हमको सुनाया था। अब आपको लगता होगा कि ये नॉर्मल बात है, मगर सोच के देखो, मैंने जो सोचा है इसके बारे में, रचना कितनी, देखो यहाँ है 18, 18 3 21, 21 रचनाओं को मात्र 4 लाइनों में समेटना। ठीक है, आपको लगता होगा कि ये बहुत सामान्य बात है, पर मेरे लिए सामान्य बात नहीं, इसमें काफ़ी मुझे लगा है समय, तो इसमें मैंने सेट कर पाया हूँ मैं। अब एक बार मैं गा रहा हूँ, अब समझना, देखते चलना। कि करके प्रेम उपवन में मुकर गए वो मोद से, चुभ गया सोना हार में, बोल चाल के रस में, चोखा दिया पत्ते में कल, गीत मर्म का सुनाया था, दिया दुहाई प्रिया ने, पर वेद हमको सुनाया था। भैया ये फिलहाल देख लेना, ये क्रम अगर आपको याद हो गया तो रचनाएं कितने भी क्रम से लगाने के लिए दें, आपको क्रम लगाना के लिए आ जाएगा, और रचना भी, रचनाकार का भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखना, प्रिय प्रवास 1900, ये फिलहाल, अब बाकी सब बेशक भूल जाना, पर ये नहीं भूलना है कि प्रिय प्रवास का समय 1914 है, पारिजात 1940, वैदेही वनवास 1940, इसमें 17 सर्ग हैं, इसमें 15 सर्ग हैं, इसमें 18 सर्ग हैं। चलो ठीक है, अगले हैं मैथिली शरण गुप्त। और मैथिली शरण गुप्त में ये देख लो पहले समय कितना हो रहा है, 57। मैथिली शरण गुप्त को मैं कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त हैं, कौन कौन है और देख लेते हैं, और कौन है। मैथिली शरण गुप्त थोड़ा बड़े व्यक्ति हैं। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त में तो बहुत ही अच्छा गाना मैंने सेट किया है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, और कल 2-3 क्लास में द्विवेदी युग हो जाएगा, 2 क्लास के अंदर। ठीक है, 2 या 3 क्लास में हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो आज के लिए मैं यही ख़त्म करता हूँ क्लास। और अगर अच्छी लगी हो क्लास तो सब्सक्राइब कर दें मेरी क्लास जो है, आपको अगर अच्छा लगे और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, ताकि अदर भी बच्चों को कुछ हेल्प हो सके। इतिहास, जो इतिहास इतना बड़ा टॉपिक है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है, जो बच्चों को रचनाएं याद नहीं होती है, अगर आप लगातार जुड़े रहें मुझसे, ठीक है, तो जब इतिहास खत्म होगा, आप एग्जाम उठा के देना, एग्जाम छोड़ो, कोई भी प्रैक्टिस करना, कहीं से करना, आपको अच्छा लगेगा पेपर करते हुए। जो रचनाएं मन में याद नहीं होती, वो याद कराने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है, चलो यहीं तक रहते हैं, आगे की क्लास बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।